Hello friends, my name is Jagmohan Singh and I am Chartered Accountant by profession. Today I am going to talk about GST. बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन के अंदर कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होने जा रहा है इंडिया के अंदर, तो इसका मेरे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो जीएसटी का मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। जीएसटी आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा। जीएसटी आने के बाद मुझे स्टॉक ज्यादा रखना होगा, स्टॉक कम रखना होगा। आखिर ये जीएसटी है क्या, इसके अंदर मुझे टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करने हैं। मेरे तो बहुत सारे स्टेट के अंदर काम होता है। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने एक छोटी सी पहल की है। आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सो लेट मी शेयर विद यू माय प्रेजेंटेशन। So here is my presentation on GST. What is GST? GST means goods and service tax. This tax says one nation one tax. पूरे इंडिया में एक ही टैक्स होगा और ये टैक्स जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसको कि बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म कहा जाता है, एज वेल एज इट इज ए बिजनेस रिफॉर्म। वाई बिजनेस रिफॉर्म? क्योंकि इस जीएसटी के अंदर कुछ इस तरह के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि आप किसी को माल बेच देते हैं, अगर वो 6 महीनों के अंदर आपको पेमेंट नहीं करेगा ना, तो उसको जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलना। तो आपकी पेमेंट अब इंश्योर हो गई कि 6 महीनों में तो मिल ही जाएगी। इसी तरीके से 2 महीनों के अंदर स्टॉक लिक्विडेट करना होगा, इनवॉइस 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्लायंस के साथ साथ बिजनेस करने के तरीकों को रिफॉर्म करेगी। तो एग्जिस्टिंग लॉ में ऐसी कौन सी शॉर्टकमिंग थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाना पड़ रहा है? पहला, कंप्लायंस कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि आज की डेट में क्या क्या टैक्सेस हैं? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सैट, सीवीटी, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स हैं, जिसको कि मर्ज करके अब जीएसटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इतने सारे टैक्सेस होने की वजह से एडमिन कॉस्ट बहुत हाई रहती है और कॉम्प्लेक्सिटी होती है पूरे प्रोसेस के अंदर। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन इशू आ रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर वो गुड है कि सर्विस है। तो अगर सीडी के अंदर सॉफ्टवेयर बेचा तो उसके ऊपर वैट चार्ज करना है कि सर्विस टैक्स चार्ज करना है। कंफ्यूजन की वजह से आज की डेट में दोनों ही चार्ज होते हैं। टैक्स इवेजन बहुत होता है, क्योंकि स्ट्रेट एज वेल एज रिवर्स मैकेनिज्म अब जीएसटी के अंदर ले आए हैं, तो टैक्स इवेजन के चांसेस कम हो गए हैं। करप्शन एग्जिस्टिंग सिस्टम की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है, जिसके अंदर इंटरेक्शन होती है असेसी की ऑफिसर्स के साथ में, असेसमेंट करवानी है, सी फॉर्म लेने हैं, इन सभी को रिजल्ट करता है, जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स हैं। तो जीएसटी के बेनिफिट क्या हैं? लोग बहुत सारे बेनिफिट गिनवाते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और बिगेस्ट बेनिफिट है इनपुट क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। हम जो भी परचेज करेंगे, चाहे 2% सीएसटी के अगेंस्ट परचेज कर रहे थे, एक्साइज का करते थे तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था वैट के अगेंस्ट में। अभी जो भी हम टैक्स पे करेंगे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उस केस के अंदर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल रहेगा। तो जीएसटी के अंदर 3 तरह के टैक्सेस हैं। आईजीएसटी, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप गुड्स ट्रांसफर करेंगे, सेल करेंगे, तो वो आईजीएसटी के दायरे के अंदर आएगा। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो एसएडी लगता है ना, एडिशनल ड्यूटी, और काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी कि सीबीडी, अब वो नहीं लगेगी, सिर्फ कस्टम ड्यूटी लगेगी। उसकी जगह लगेगा आईजीएसटी, जिसका कि आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप स्टेट के अंदर अंदर सेल करते हैं तो 2 तरह के टैक्सेस हैं उस केस में, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। अभी स्टेट और सेंट्रल करने का उद्देश्य इनका ये था विद इन द स्टेट, ताकि रेवेन्यू शेयर हो सके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। कौन कौन सी चीजें जीएसटी पे कवर्ड नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी, स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल। रेट ऑफ टैक्स जीएसटी में हाईएस्ट 40% तक जा सकता है, और अभी जो रेट उन्होंने बताए हैं वो बताए हैं एग्जम्प्ट आटा दाल चावल, 0 रेटेड एक्सपोर्ट करते हो, 5% इसेंशियल गुड्स के ऊपर, 12% बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट के ऊपर, 18% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है,
और 28% डीमेरिट गुड्स के लिए इन्होंने सोचा था, जिसके अंदर सिगरेट, पान, तंबाकू रखा था। हालांकि इसके अंदर इन्होंने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट कवर कर दिए हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए, जैसे कि बैटरी हो गई, इन्वर्टर हो गया, जो कि 28% में आते हैं। अब सेक्शन 171 एक सेक्शन लेकर आए हैं जीएसटी में, जिसका नाम है एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर, जिसका मतलब है कि बेनिफिट टू बी पास्ड ऑन टू कंज्यूमर एज पर द इम्पैक्ट एनालिसिस, मीनिंग देयर बाय कि जीएसटी आने की वजह से जो भी आपको लाभ होगा टैक्स का, वो सारा का सारा लाभ आपने एज इट इज ट्रांसफर कर देना है अल्टीमेट कंज्यूमर को। नहीं करेंगे तो क्या होगा, हैवी पेनल्टी लगेगी। उसके लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर बना दिए गए हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों। तो आपको 30 जून तक अपना इम्पैक्ट एनालिसिस कैलकुलेटर जरूर बना लेना है। SKU वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इम्पैक्ट एनालिसिस करके अपने जो सेल के प्राइस है उसमें जो प्लस या माइनस करना है वो करना जरूरी है। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर की वजह से कि आपने इनपुट क्रेडिट पास ऑन क्यों नहीं किया। कुछ पहले हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन को इस तरह से रखा है कि आप बड़ी आसानी से जीएसटी, कंप्लीट जीएसटी को अंडरस्टैंड कर पाएं। पहली बात, अपॉइंटेड डे 1 जुलाई को एक्सपेक्टेड है इंप्लीमेंट होना जीएसटी। एग्जम्पशन लिमिट जो है इसमें 20 लाख की रखी गई है विद इन द स्टेट, यानी खरीदना भी दिल्ली में, बेचना भी दिल्ली में, सेम स्टेट के अंदर। और 10 लाख की लिमिट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जैसे कि आसाम हो गया। लेकिन हाउएवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। क्या होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? इसका मतलब ये है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो आपको अपनी अनरजिस्टर्ड डीलर से जो परचेज की है ना उसके ऊपर जीएसटी पे करना है। मीनिंग देयर बाय आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से 10 लाख परचेज कर लिए, उसके ऊपर टैक्स का रेट अगर 28% है तो 2,80,000 रुपए आपको अपनी जेब से जमा करा के उसका अगली 10 तारीख तक टैक्स जमा कराना है, जिसका आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो लोग कहेंगे तो फिर क्या फायदा, हम क्यों अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेंगे, एवं हमें रिकॉर्ड्स इतने सारे मेंटेन करने पड़ेंगे, बेटर है कि रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करो। तो कहने को तो 20 लाख की लिमिट हो गई, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अनरजिस्टर्ड डीलर से सारी जो परचेज होगी उस पर आपको पूरा जीएसटी जमा करवाना ही करवाना है। जीएसटी का फायदा यह है कि अभी ना कोई एफ फॉर्म होगा ना कोई सी फॉर्म होगा। एग्जिस्टिंग टैक्स फ्री एरिया जैसे बदी इंडस्ट्रियल एरिया है, हरिद्वार का एरिया है, वहां पर तो एक्साइज की एग्जम्पशन थी, तो उसका क्या होगा? उस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल है। जो भी आप डिलीवरी के लिए गुड्स डिस्पैच करोगे पूरा जीएसटी चार्ज करना है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बोला हुआ था इसलिए उस पे ऊपर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। किस चीज का क्रेडिट मिलेगा? गवर्नमेंट रिफंड देगी आपको, जीएसटी तो पूरा जमा कराना पड़ेगा। दैट मीन टू से कि फर्स्ट पे एंड देन क्लेम द रिफंड। तो हो गई ना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक। इसके अंदर एक नया कंसेप्ट आया है ई वे बिल का। आप जो भी गुड्स को सेल करेंगे और एक बिल का अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना है जीएसटी के पोर्टल पे जाकर। उसी तरीके से जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर होगा वो भी जो माल लेकर जा रहा होगा ऑटो पे, रिक्शा पे, गाड़ी पे, ट्रक पे, उसको भी ई वे बिल जनरेट करना है जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे जनरेट हुआ, जिसका एक यूनिक आईडी होगा। यानी कि रास्ते में माल पकड़ा गया तो क्या होगा? रास्ते में माल पकड़ा गया उसका ई वे बिल नहीं है तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टी के प्रोविजन है जीएसटी के अंदर। दोस्तों प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन रीओपन हो चुकी है और 1 जून से एप्लीकेबल होगी ये और 15 जून तक चलेगी। तो जिन लोगों ने अपने आप को भी रजिस्टर्ड नहीं कराया उनको रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट जीएसटी के अंदर है। क्या होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? हेड ऑफिस के अंदर कंसल्टेंसी का 1 लाख रुपए का बिल आ गया, लेकिन उसकी ब्रांचेस तो अक्रॉस द कंट्री हैं, 29 स्टेट्स के अंदर हैं। तो हेड ऑफिस ने जो इनपुट रिसीव किया वो एक इनवॉइस रेज कर सकता है अपनी ब्रांचेस को, ताकि जो इनपुट क्रेडिट हेड ऑफिस में आया था वो रिस्पेक्टिव ब्रांच में सर्विस और गुड्स के अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसफर कर सकता है उस रेशो के अंदर। तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करनी होगी आपको। एक और पॉइंट है, टीडीएस 1% काटना है अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं 2.5 लाख से ज्यादा 1 साल के अंदर। लेकिन ये स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पीपल के लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो लिस्ट नोटिफाई हो जाएगी 3 जून तक। टोटल 5 तरह की रिटर्न फाइल करनी है। R1 10 तारीख तक, R2 13 तारीख तक, R3 15 तारीख तक, R4 17, R5 20 तक।
जिसमें से आम लोगों के लिए 3 तरह की रिटर्न एप्लीकेबल हैं। R1 जो है सेल से रिलेटेड है, R2 परचेज से रिलेटेड, और R3 परचेज से रिलेटेड, R5 जो है वो कंसोलिडेटेड वैट की रिटर्न है। सो एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू फाइल हाउ मेनी रिटर्न्स? 36 रिटर्न्स, और एक उसके बाद एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है। और रिटर्न की खासियत ये है कि आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, वंस से रिटर्न फाइल्ड इज डन। और दोस्तों ईच एंड एवरी सिंगल सेल का बिल और परचेज का बिल, इसकी डिटेल को अपलोड करना है गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, और 30 सितंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद आप कोई भी इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। एक तो रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती, और एनुअल रिटर्न का मतलब है कि जो आपने 12 रिटर्न फाइल की हैं उसकी कंसोलिडेटेड रिटर्न फाइल होगी एनुअल रिटर्न, उसके बाद कोई टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं होगा। इनपुट क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली अवेलेबल होगा टैक्सेबल और जीरो रेटेड गुड्स के अंदर और एग्जम्प्ट गुड्स के अंदर। मान लीजिए आपने एग्जम्प्ट गुड्स भी सेल करते हैं और टैक्सेबल गुड्स भी सेल करते हैं, तो जो एग्जम्प्ट गुड्स 50% हैं, तो आपका इनपुट क्रेडिट सिर्फ 50% ही मिलेगा प्रोपोर्शनेटली। एक्सपोर्ट को नो टैक्स है क्योंकि जीरो रेटेड कहलाएगा एक्सपोर्ट। एग्जम्प्ट सप्लाई जिसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगना, वो है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, जैसे शेयर्स में आप डील करते हैं, लैंड की सेल है, बनी बनाई रेडी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की सेल है। इम्पैक्ट एनालिसिस अब आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले आप देखो कि मेरा अब नया टैक्स का रेट क्या है। आप ऑटोमोबाइल में डील करते हैं 28%, प्लास्टिक गुड्स में डील करते हैं 18%, सोलर प्रोडक्ट में डील करते हैं 5%। तो जो जीएसटी की रेट लिस्ट आ चुकी है उसमें आप जाइए और देखिए कि आपके ऊपर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल हो गया है। तो इनपुट क्रेडिट अवेलेबिलिटी आपको हो जाएगी, पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस कैलकुलेटर कैलकुलेट करना है। आपको जितने स्टेट में ऑपरेट करते हो सभी जगह पर रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लो। उसके बाद गोडाउन आपने एक रखना है या गोडाउन अलग अलग रखने हैं या गोडाउन इंटीरियर्स में रखना है, इस बात की कैलकुलेशन करनी है जीएसटी का इम्पैक्ट एनालिसिस बनाते समय। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि उसके ऊपर अब कोई बैरियर नहीं है। वन इंडिया वन टैक्स की बात हो रही है, तो ई वे बिल के थ्रू ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल जाएगा, तो ट्रांसपोर्टर और फ्रेट की कैलकुलेशन को भी जरा इंक्लूड कर लो। अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसटी कंप्लायंट कर लो। समय रह गया है कम, अब मैनुअली और पार्ट टाइम अकाउंटेंट से काम होना कोई नहीं है। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, क्योंकि सभी परचेज के बिल और सेल के बिलों को एक एक एंट्री गवर्नमेंट के पोर्टल पे चढ़नी है। फाइनेंस मैनेजमेंट को देख लो, अभी तो स्टॉक ट्रांसफर कर रहे थे, एफ फॉर्म के अगेंस्ट में कोई टैक्स जमा नहीं कराना पड़ता था। अगर आपकी आइटम 28% की है तो 28% तक की वर्किंग कैपिटल आपकी ब्लॉक होने वाली है स्टॉक ट्रांसफर करोगे तो। इसकी कैलकुलेशन कर लो जरा इम्पैक्ट एनालिसिस के अंदर। ओडीसीसी 28% से बढ़ जाएगी आपके टर्नओवर से। अब देखो क्या करना है। कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ने वाली है क्योंकि इनवॉइस वाइज डिटेल जानी है, पूरी टीम को ट्रेनिंग देनी है, उनके लिए वर्कशॉप अटेंड कराओ, उनके लिए ट्रेनिंग वीडियोस कराओ, उनको पूरा ट्रेन करो। तो कहीं ऐसा ना हो कि 1 जुलाई आ जाए और आपकी प्रिपेयर्डनेस ना रहे, तो एक भी गलती जीएसटी के अंदर बहुत भारी पड़ सकती है। जीएसटी में ना बहुत एक्सपेंड कर दिया है उसके स्कोप को। सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर सेल तो है ही, ट्रांसफर भी इंक्लूड है, यानी कि स्टॉक ट्रांसफर। बार्टर जो पहले वैट पे नहीं हुआ करता था वो भी टैक्सेबल कर दिया। बार्टर का मतलब होता है कि लैपटॉप के बदले में मोबाइल ले लिया, अब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, पहले वैट नहीं लगता था। एक्सचेंज के ऊपर भी वैट नहीं लगता था। अब क्या हुआ कि वॉशिंग मशीन के बदले वॉशिंग मशीन आपने चेंज कर दी, और काइंड के अंदर है ना, तो उसके ऊपर भी वैट लगेगा जो पहले कवर नहीं था। तो बार्टर होता है डिफरेंट गुड्स के बीच में, एक्सचेंज होता है सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स के बीच में। लाइसेंस के ऊपर किसी को मशीनरी इस्तेमाल करने के लिए दी है तो जीएसटी लगेगा। रेंटल रिसीव करते हो, चाहे प्रॉपर्टी का रेंटल है, जीएसटी लगेगा। लीज के ऊपर गाड़ी दे दी, लगेगा। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब क्या है, आपको लगा कि बस खत्म कहानी, इसको तो डिस्पोज करो, उसके ऊपर भी जीएसटी लगना है। पहले तो आप जीरो रेट पे कर देते थे ना, अब क्या होगा, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकलेगी। जिस भी गुड्स को आप डिस्पोज ऑफ भी करने वाले हो तो जीएसटी पे करके ही करना पड़ेगा। इसी तरह से बिजनेस की डेफिनेशन को भी बहुत वास्ट कर दिया है। कितना इंटरेस्टिंग है देखो, एनी ट्रेड और कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, बेट, वेदर और नॉट फॉर मॉनेटरी बेनिफिट। मतलब आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे थे या बिना प्रॉफिट के कर रहे थे, कोई भी एक्टिविटी जो इंसिडेंटल हो गई इस मेन एक्टिविटी को,
चाहे उसका कुछ भी वॉल्यूम हो, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, क्वांटिटी है कि नहीं है, रेगुलरिटी है कि नहीं है, वो बिजनेस कहलाएगा। आपने पानी की बहुत सारी बोतलें किसी को सप्लाई कर दी और एक ही बार सप्लाई की, आप बोलोगे मैंने तो ये वैसे ही किया था, ये कोई मेरा बिजनेस थोड़ी है, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए तो नहीं है। लेकिन डेफिनेशन में कवर हो गया, क्या कहता है, वेदर और नॉट फॉर मॉनेटरी बेनिफिट, वॉल्यूम छोटा किया बड़ा किया नो प्रॉब्लम, आपने एक ही बार किया, फ्रीक्वेंसी मैटर ही नहीं करती है। जो भी क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी अपने मेंबर से फीस चार्ज करती है, उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। एडमिशन फॉर ए कंसीडरेशन टू एनी प्रेमिसेस, बिल्डिंग में एडमिशन करते हो, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई शो हो रहा है, उसके ऊपर जो भी एंट्री टिकट परचेज करोगे क्या लगेगा, जीएसटी। रेस क्लब है, सर्विस बाय गवर्नमेंट जो भी प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। कुछ ऐसी एक्टिविटी को भी कवर कर दिया जीएसटी के अंदर, उसको सप्लाई मानेंगे चाहे आपने कंसीडरेशन दी कि नहीं। जैसे कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट कर दिया। मान लीजिए डॉक्टर साहब थे, उनके पास मशीनरी है और उन्होंने कहा कि 60 साल हो गए हैं लोगों की सेवा करते डॉक्टरी की, और सारी की सारी मशीनरी वो अपनी दान करना चाहते हैं, 18% जीएसटी लगेगा उसके ऊपर। फार्मा कंपनी फ्री सैंपल देती थी, जीएसटी लगेगा। आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हो रिलेटेड पर्सन के बीच में, तो उसके ऊपर जीएसटी है ही है, चाहे आप फ्री दे देते थे। हाँ, इम्प्लॉई अगर आप देते हो तो एक साल के अंदर 50,000 रुपए तक की गिफ्ट के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर लग जाएगा। प्रिंसिपल टू एजेंट, पहले तो एफ फॉर्म के अगेंस्ट में सप्लाई कर देते थे ना, लेकिन अब एफ फॉर्म का चक्कर ही खत्म है। एजेंट जो बेचारा 1% के ऊपर ही आपके गुड्स को सप्लाई अवेलेबल करा रहा था, अब 28%, 18%, 12% या 5% जो भी टैक्स का रेट है वो चार्ज करके आप भेजोगे। बिजनेस जब भी कोई क्लोज होगा, क्लोजर ऑफ बिजनेस के ऊपर क्या लगना है, जीएसटी। किसके ऊपर, जो मशीनरी पड़ी हुई थी और जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ था। तो अभी बिजनेस बंद करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो 1 जुलाई से पहले पहले कर लो। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई के बाद क्लोजर ऑफ बिजनेस के ऊपर जीएसटी लग जाना है। तो लोग एक्साइज बचाने के चक्कर में 4, 5, 6, 7, 10 फर्म्स खोल लेते थे। दोस्तों टाइम आ गया उसको बंद करने का। इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ को सर्विस ही मान लिया है। पहले बहुत झगड़ा था कि इसके ऊपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, कितना पोर्शन पे वैट लगेगा, कितने पोर्शन पे सर्विस लगेगी, टैक्स लगेगा, चक्कर ही खत्म। अब सिंपल और सिंपल क्या मान लिया गया, कंस्ट्रक्शन के काम को सर्विस मान लिया गया है। ट्रांजैक्शन नोट कंसिडर्ड एज सप्लाई, इन ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं माना जाएगा। कौन सी ट्रांजैक्शन है, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, सर्विस बाय कोर्ट, सर्विस बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेशन, सर्विस ऑफ फ्यूनरल और सेल ऑफ लैंड, ये जो है वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता। अब हम बात करते हैं कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की। क्या होती है कंपोजिट सप्लाई? मान लीजिए मैं आपको कोई गुड्स देता हूँ 400 रुपए के अंदर, और फिर बात होती है नहीं ये गुड्स तो मेरे घर तक पहुंचा दो, तो घर तक पहुंचाने के लिए मैं फ्रेट भी चार्ज करूंगा, उसकी इंश्योरेंस भी कराऊंगा, उसको बढ़िया सा पैक भी करूंगा और 460 रुपए में आपके पास पहुंचाऊंगा। तो इसके अंदर प्रिंसिपल आइटम क्या है, प्रिंसिपल आइटम है आपकी मेन आइटम। तो 460 रुपीज का टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, तो फुल अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। मिक्स सप्लाई क्या होती है, जिसके अंदर दो डिफरेंट तरह की आइटम होती हैं। हल्दीराम दिवाली गिफ्ट पैक करता है, उसके अंदर फ्रूटी भी है, चॉकलेट भी है, बिस्कुट भी है, उसको एक दिवाली का पैक बनाया और दे दिया, तो क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा? कुछ आइटमों पे 5% है, कुछ आइटमों के ऊपर 28% है। आंसर इज हाईएस्ट रेट वाला टैक्स लगेगा मिक्स सप्लाई के ऊपर। अच्छा, एक कंपोजिशन की स्कीम ले आए जीएसटी के अंदर, वो क्या है कि अगर किसी की टर्नओवर 50 लाख तक की है तो उसको सिंपल सिंपल सिंपल, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो टोटल टर्नओवर का 1% जमा करा दे, ट्रेडर है तो आधा परसेंट, रेस्टोरेंट वाला है तो 2.5% का टैक्स जमा कराए और छुट्टी। तो क्या सभी लोग कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करेंगे क्या? नहीं, कोई नहीं करने वाला, बहुत कम करेंगे। क्यों? इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, विद इन द स्टेट आपको ऑपरेट करना है, जिसको आप सेल करोगे उसको उसको क्रेडिट नहीं मिलना है। तो इसलिए आप रजिस्टर्ड डीलर हो और जब भी किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करोगे तो आपको तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पूरा जीएसटी उसके ऊपर अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा। तो कोई क्यों कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहेगा? तो दोस्तों कंपोजिशन स्कीम फिर भी एप्लीकेबल होगी, तो ये केस टू केस स्टडी करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंगली इसका फैसला लिया जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने देखो कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो मान लीजिए ऑर्डर रिसीव हुआ 10 जुलाई को, गुड्स हमने मूव की वेयर हाउस से 11 जुलाई को, एजेंट को हैंडओवर की ट्रांसपोर्ट करने के लिए 12 जुलाई को, और
ट्रांसपोर्टर को एजेंट ने हैंड ओवर किया 30 जुलाई को, इनवॉइस बना 31 जुलाई को, एजेंट रेसिपिएंट ने गुड्स रिसीव की 10 अगस्त को और पेमेंट हमें आ गई 1 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन ये आता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? आंसर ये है अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर। यानी कि या तो जब आप इनवॉइस इशू करोगे तो वो आपकी लायबिलिटी डिटरमिन करता है। अगर आप इनवॉइस भी इशू करते ना तो ये मत सोचना कि आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। जिस डेट को इनवॉइस इशू होना चाहिए था उस डेट के हिसाब से ये कंसिडर कर लिया जाएगा कि आपकी जीएसटी की लायबिलिटी जनरेट हो चुकी है। और इसमें एक और कितना बड़ा पॉइंट देखो क्या आ गया, अगर पेमेंट रिसीव हो गई ना एडवांस पेमेंट तो भी जीएसटी जमा कराना है। यस, आई एम राइट। एडवांस पेमेंट जब आप लेते हो तो जीएसटी पहले ही जमा कराना है। आपने चाहे इनवॉइस इशू किया या नहीं, आपने गुड सप्लाई किया नहीं, यस मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस पेमेंट रिसीव होगी तो उसके ऊपर उस महीने के एंड की 10 तारीख तक जीएसटी जमा कराना है। टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, नहीं तो 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी गलत टैक्स इनवॉइस इशू हो गया तो। और टैक्स इनवॉइस जो है कब इशू करना है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट और डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। अगर गुड्स अप्रूवल के लिए भेजी है तो 6 महीने तक अप्रूवल आ जाता है तो अप्रूवल वाले दिन सप्लाई मानी जाएगी। अगर अप्रूवल 6 महीने तक नहीं आता तो 6th डे को जो है उसको सेल मान लिया जाएगा। इसके अलावा बिल ऑफ सप्लाई का आपको इनवॉइस इशू करना है। जैसे वैट के अंदर आप रिटेल इनवॉइस इशू करते थे ना, तो टैक्स इनवॉइस के अलावा अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स को सेल करते हो तो बिल ऑफ सप्लाई बनाना है। अब आपको रिसीप्ट वाउचर बनाने पड़ेंगे एडवांस पेमेंट के लिए। रिफंड वाउचर इशू करने हैं अगर आपने एडवांस को रिफंड किया है। जो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं उसके लिए अपनी एक अलग सीरीज चलेगी, इनवॉइस फॉर परचेज। और जो पेमेंट करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते टाइम पे, उसके लिए आपको क्या करना है, पेमेंट वाउचर की सीरीज चलानी है। अब मान लीजिए टैक्स का रेट चेंज हो जाता है, अभी 28% का रेट है ऑटोमोबाइल का, बड़ा शोर शराबा मच रहा है, मान लीजिए 1 अगस्त को वो 18% हो जाता है। तो बताइए कि जब रेट चेंज होगा तो कौन सा रेट लगेगा? देखो 3 कंडीशन होती है। आप इनवॉइस इशू कर चुके हो लेकिन पेमेंट आपको रेट चेंज होने के बाद आई और सप्लाई ऑफ गुड्स भी जो है आपने रेट चेंज होने के बाद की, तो आप 28% लगाओगे कि 18% लगाओगे? बड़ा सिंपल है, रूल ऑफ मेजोरिटी प्रिवेल। 3 कंडीशन में से जो 2 कंडीशन रेट चेंज की डेट से पहले हुई तो पहले का रेट लगेगा, 2 कंडीशन उस डेट के बाद हुई तो बाद का रूल लगेगा। यानी कि अगर इनवॉइस इशू हो चुका है, पेमेंट रिसीव हो चुकी है, गुड सप्लाई हुई या नहीं हुई, पुराना रेट लगेगा। आपने खाली इनवॉइस इशू किया है, पेमेंट बाद में आई और सप्लाई ऑफ गुड्स भी बाद में आपने किया था, तो आपके पास नया रेट लगेगा चेंज ऑफ रेट के केस के अंदर। अब हम देखते हैं कि वैल्यू क्या होगी टैक्सेबल सप्लाई की। दोस्तों वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई की होगी कि जब वैल्यू होती है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई वेयर सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड का मतलब है कि वो कॉमन डायरेक्टर नहीं है, पार्टनर नहीं है, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर 25% की शेयर होल्डिंग होल्ड नहीं करती हैं, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन नहीं है, वो मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई थर्ड पर्सन उनको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो उसको हम कहते हैं नॉट रिलेटेड पर्सन। और जब किसी को जो माल बेचा है वो सोल कंसीडरेशन है तो उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा। समझ गए? दैट मीन टू से कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके लिए जीएसटी के अंदर वैल्यूएशन रूल को इंक्लूड किया गया है। गुड्स के लिए 4 रूल और सर्विसेज के लिए 14 रूल। उसका क्रक्स ये है कि पहले तो ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए जो कि फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होनी चाहिए, रिलेटेड पर्सन के बीच वाली नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं कैलकुलेट हो पा रहा तो आप वैल्यूएशन रूल को रेफर करो, वहां पर वो बताते हैं वेरियस प्रोविजन। वन ऑफ द प्रोविजन इज की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, और आखिरी प्रोविजन है कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कॉस्ट प्लस 10% ले लो। यानी कि अगर आप फ्री सप्लाई भी किसी को कर रहे हो ना तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगना है। अच्छा, कई लोगों की पेमेंट टर्म होती है कि विद इन 30 डेज आप हमें पेमेंट कर दो नहीं तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ऐसा जो भी इंटरेस्ट लेट फीस या पेनल्टी चार्ज करेंगे तो उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स चार्ज होगा, ये आपकी वैल्यू में ऐड माना जाएगा। और अगर रेसिपिएंट ने कोई आपके बिहाफ पे कोई एक्सपेंडिचर इंकर कर दिया, जैसे सरिया सीमेंट स्टील इंकर कर दिया,
तो उसको भी आपको इनवॉइस की वैल्यू में ऐड करना है। इसी तरीके से जो फ्रेट आप सप्लायर से चार्ज करते हो ना, और कस्टम ड्यूटी जो आप उससे रिकवर करोगे, उसको भी इनवॉइस की वैल्यू में ऐड करते हो, तो उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना है, जो कि एडिशनल वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब इसके अंदर एक एग्जांपल भी स्टडी कर लेते हैं। आपने एक नया फोन सप्लाई किया 20,000 रुपए का, एक्सचेंज कर दिया ओल्ड फोन के साथ में। चलो, अब अगर नए फोन का प्राइस 24,000 है विदाउट एक्सचेंज, तो ओपन मार्केट फोन की वैल्यू क्या होगी? 24,000, क्योंकि 4,000 वैल्यू लग गई ओल्ड फोन की। यानी कि मैंने क्या बोला था, अगर आप एक्सचेंज करते हो ना, तो उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि वैल्यू की टर्म में कैलकुलेट करो, बड़ा ही सिंपल है। दूसरा एग्जांपल ये है कि लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 40,000 along with a barter of a printer that is manufactured by the recipient, and the value of the printer known at the time of supply is 4,000, but the open market value of the laptop is not known. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 44,000। दैट मीन टू से कि अब आपने ना मनी के रूप में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है, बार्टर हो रहा है, किसी को कंबाइन करके दे रहे हो, तो टोटल कंसीडरेशन वैल्यू निकालो जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। पहले ऐसा नहीं था, शॉपिंग मॉल में जाते थे, पुराने कपड़े देते नहीं ले आते थे, पुरानी वॉशिंग मशीन थी नहीं ली, वैट नहीं लगता था, सिर्फ जो आप कंसीडरेशन पे करते थे उस पर लगता था। अब ये चेंज हो गया। इसी तरह से वैल्यू कैसे निकालें, कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि मनी चेंजर को बता दिया 1% निकालना, इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को बता दिया कि 25% जो है वो फर्स्ट ईयर की कमीशन का होगा, 12.5% सेकेंड ईयर की, और उसके बाद 10% कमीशन का होगा। सेकंड हैंड गुड्स में जो डील करते हैं, जैसे किसी ने होंडा अकॉर्ड पुरानी गाड़ी खरीदी और उसको डेंटिंग पेंटिंग करके बेच दिया, 22 लाख की गाड़ी खरीदी, 22.5 लाख की बेच दी, उस केस में उसको नेट वैल्यू के ऊपर जीएसटी पे करना है। ये स्पेसिफाई किया गया है रूल्स के अंदर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है, रेटिंग ऑफ पर्सन। वो क्या है? नया इनिशिएटिव लिया है जीएसटी के अंदर टू गिव रेटिंग टू दी पर्सन। डिफॉल्टर्स आराम से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। दैट मीन टू से कोई रिटर्न लेट फाइल करता है, टैक्स लेट जमा कराता है, ई वे बिल के टाइम पे पकड़ा गया, उसके ऊपर पेनल्टीज लग रही हैं, तो उसकी रेटिंग कम होती चली जाएगी। तो अब आप एक कैटेगरी ऑफ लोगों के साथ ही काम करना पसंद करोगे। तो इस तरह से फैसिलिटी मिल गई कंपनीज को गुड एसोसिएट अपॉइंट करने के लिए। वो जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर ही देख लेंगे कि भाई क्या रेटिंग है इस बंदर की जिसको हम सप्लायर बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा था ये बिजनेस रिफॉर्म भी है साथ में। अगर किसी को आपने सेल किया और उसने 180 दिनों में आपको पैसे नहीं दिए, तो उसका इनपुट क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा, उसको विद इंटरेस्ट वो टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब हर कोई क्या करेगा? टैक्स का इनपुट बचाने के लिए टाइम पे पेमेंट किया करेगा, जिससे एंट्री करने वाले बिजनेस के ऊपर बड़ा आघात होगा, क्योंकि वो ऐसी डमी एंट्रियां करके परचेज के बिल अरेंज कर लेते थे ना, कई लोग, सुनने में आया ऐसा होता था, पता नहीं। और उस केस के अंदर 6 महीने के अंदर अगर उसकी पेमेंट रिवर्स नहीं आई, तो सारा का सारा इनपुट क्रेडिट डिसअलाउ होने वाला है। उसके अलावा अगर आपका जो टैक्स इनवॉइस है वो 12 महीनों से पुराना हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपको जो मटेरियल परचेज करते हो विद इन 12 मंथ तो कंज्यूम करना ही करना है, यानी कि नॉन मूविंग और अदर आइटम को ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते रहेंगे आप। इसके अलावा है गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। जब गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजी जाती है, तो वो गुड्स इंटीमेट करनी पड़ेगी जीएसटी पोर्टल पे जाकर, और विद इन 1 ईयर अगर वो गुड्स रिसीव बैक नहीं होती, तो वो सप्लाई मान ली जाएगी और पूरा टैक्स लग जाएगा। अब जब भी माल जॉब वर्क पे बेचते हो, तो इंश्योर करो कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर वो वापस आ जाना चाहिए काम कंप्लीट होने के बाद, या वहां पर काम कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली सेल हो जाना चाहिए। उसी तरीके से जो कैपिटल गुड्स हैं, उसको वापसी करने का टाइम रखा है 3 साल का। कुछ लोग तो कैपिटल गुड्स आउटसोर्स करके भूल ही जाते थे। अब जब ऑडिट होगा और ये पकड़ में आया कि इन्होंने कैपिटल गुड्स वापस नहीं मंगाई 3 साल के अंदर, मशीनरी एटसेट्रा, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। लाखों करोड़ों में डिमांड निकल सकती है। तो इम्पैक्ट एनालिसिस करवाओ अपना, और चेकलिस्ट के हिसाब से इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी आइटम है जो आप बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे लेकिन उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। उनका क्रेडिट स्पेसिफिकली डिसअलाउ कर दिया गया है। जैसे कि मोटर व्हीकल आप परचेज करते हैं बिजनेस में, फूड एंड बेवरेजेस का है, आउटडोर कैटरिंग का आपने काम करवाया, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, क्लब की मेंबरशिप दे दी, ओला उबर रेंट ए कैब, इंश्योरेंस, पर्सनल कंजम्पशन, इन सब की सर्विसेज जब कंपनी अवेल करती है और वो इन आइटम में डील नहीं करती, अदर देन दीज आइटम में डील करती है,
तो इसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला, इसका नाम क्या है, नॉन क्रेडिटेबल आइटम। उसी तरीके से कि गुड्स चोरी हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, आप राइट ऑफ कर देते हो, डिस्पोज ऑफ कर देते हो, गिफ्ट दे देते हो, उसके ऊपर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, उतना क्रेडिट आपको रिवर्स करना होगा। अब जब गुड्स आप रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सभी ने करवा लिया होगा, अगर नहीं करवाया तो 1 जून को विंडो दोबारा ओपन हो रही है, तो 15 जून तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फाइनल रजिस्ट्रेशन कब होगा, अपॉइंटेड डे के बाद, 1 जुलाई के बाद। उसके बाद वहां पर आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो पैन बेस्ड है, हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, हर एक स्टेट के अंदर। टैक्स क्रेडिट स्टॉक के ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब इस केस में हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो लोग जो कि रजिस्टर्ड हैं और वो लोग जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं। पहले हम रजिस्टर्ड लोगों की बात कर लेते हैं। रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि आपके पास एग्जिस्टिंग में ऑलरेडी वैट नंबर है या एक्साइज नंबर है या सर्विस टैक्स नंबर है। तो जिस लॉ में आप रजिस्टर्ड हो उस लॉ में देखो कि वैट का जितना क्रेडिट आपकी एज पर द लास्ट रिटर्न है ना अपॉइंटेड डे के ऊपर, यानी कि 30 जून तक, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जीएसटी में और उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कंडीशन क्या है कि उसकी रिटर्न 90 दिनों में फाइल हो जानी चाहिए। और अगर आप पुराने, कम से कम 1.5 साल पुराना रजिस्ट्रेशन है आपका, तो पिछली 6 रिटर्नें आपकी रेगुलर फाइल हुई होनी चाहिए, तभी आप क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगा जितने पेंडिंग सी फॉर्म पड़े हुए हैं आपके। तो देखा, गवर्नमेंट ने सी फॉर्म अगर आपने नहीं जमा कराए तो उसके ऊपर भी काट लगा दी कि इनपुट क्रेडिट सी फॉर्म तक के क्रेडिट से माइनस हो जाना है। और आपको विद इन 60 डेज एप्लीकेशन फाइल करनी है जीएसटी ट्रान 1 के अंडर इनपुट क्रेडिट लेने के लिए स्टॉक के ऊपर। अब वो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मान लीजिए वैट में रजिस्टर्ड है लेकिन एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है, आपको जो एग्जिस्टिंग एक्साइज का स्टॉक पड़ा हुआ है ना, उसका 40% तक क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन अभी काफी भगदड़ मच गई है मार्केट में मेडिसिन को लेके, एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर वाले डीलर को लेके। वो क्यों? क्योंकि उनके पास जो इनवॉइस है वो तो डिस्ट्रीब्यूटर है, अब उनके पास एक्साइज वाला इनवॉइस तो नहीं है, उनके पास नॉर्मल इनवॉइस है जिसके ऊपर पास्ट में एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुई थी, यानी कि एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट कितना मिलेगा इनको, 40%। तो वो सोच रहे हैं कि अपना स्टॉक कम से कम कर लें ताकि हम फुल टैक्स पेड जीएसटी वाला ही स्टॉक लेंगे 1 जुलाई को, तो जिससे शॉर्टेज की संभावना निकल के आ रही थी। हालांकि 3 जून को जब इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आएगी तो पॉसिबिलिटी है कि ये 100% कर देंगे। इनवॉइस क्रेडिट क्लेम करने के लिए 12 महीनों से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर एक्साइज इनवॉइस है तो 100% मिल जाएगा, अदर देन एक्साइज इनवॉइस है तो उस एक्साइज का 40% मिलेगा आपको। स्टॉक वो वाला 6 महीने के अंदर सेल हो जाना चाहिए अपॉइंटेड डे से। तो पहले आपको जीएसटी पे करना है, उसमें से 40% का क्रेडिट मिलेगा आपको। और आपको जीएसटी की डिटेल TRAN1 फॉर्म के अंदर भरनी है विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटेड डे। अब ट्रांजिशन, तो जब रिटर्न ऑफ गुड्स हो जाती है, अब मान लीजिए सप्लाई तो आपने पुराने लोगों के हिसाब से की हुई थी, अब जीएसटी आ गया, लेकिन वो पुरानी गुड्स जो आपने सेल की हुई थी वो कोई रिटर्न कर देता है आपको, तो जब वो रिटर्न करेगा क्या वो आपके ऊपर जीएसटी लगा कर करेगा? नहीं। अगर वो 6 महीने के अंदर गुड्स रिटर्न होती है और वो वाली गुड्स जो कि अपॉइंटेड डे से 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो 6 महीने प्रायर, 6 महीने पोस्ट, इसका ध्यान रखेंगे तो उस गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अदरवाइज जो भी रिटर्न ऑफ गुड्स आएंगी ना, वो जीएसटी लगाकर ही आपको गुड्स को वापस कर सकता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, सेक्शन 10 डील करता है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है कि इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट के ऊपर, एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन स्टेट के ऊपर। तो पहला जनरल रूल क्या कहता है कि जो लोकेशन ऑफ द गुड्स है ना, एट द टाइम वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रेसिपिएंट। जैसे मैंने मोबाइल गुड़गांव में जाके परचेज कर लिया, रहता मैं दिल्ली के अंदर हूँ, तो मैंने क्योंकि गुड़गांव में जाके दुकान पर जाकर ले लिया तो उसकी मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट हो गई, तो मोबाइल मेरे हाथ में आ गया, उसकी डिलीवरी कंप्लीट हो गई। तो प्लेस ऑफ सर्विस क्या है? हरियाणा ही है। तो वो हरियाणा वाला जब सेल करेगा ना, तो उसके ऊपर एसजीएसटी चार्ज करेगा। सेकंड रूल क्या कहता है? गुड्स इन्वॉल्विंग डिलीवरी। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड डीलर, डिलीवरी चाहे थर्ड पार्टी को हो रही है, मध्य प्रदेश की पार्टी सप्लाई कर रही है केरल को एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली की सेल कहलाएगी और आईजीएसटी सेल कहलाएगी। समझ गए आप कि अगर थर्ड पार्टी को भी डिलीवर हो रहा है ना, तो क्या माना जाएगा? जिसने ऑर्डर दिया
जिसने ऑर्डर दिया, जो रेसिपिएंट है, उसका जहां का रजिस्टर्ड एड्रेस है वो माना जाएगा डिटरमिन करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स ही नहीं हो रही, जैसे मान लो जनरेटर है वो छत पे पड़ा हुआ है और बायर ने सेलर को बोला कि उस छत के ऊपर जनरेटर पड़ा है, आज के बाद तेरा हो गया, उसने इनवॉइस इशू कर दिया, तो उस केस में जहां पर लोकेशन होगी गुड्स की वो माना जाएगा। जैसे कि जनरेटर पड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर और पार्टी है दिल्ली की और केरल की, तो वो मध्य प्रदेश की आईजीएसटी कहलाएगी। गुड्स असेंबल एट साइट, जहां पर गुड्स असेंबल होगी, बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो जहां पर असेंबल होती हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। और अगर हम एरोप्लेन से, शिप से माल भेज रहे हैं, तो जिस पोर्ट से माल चढ़ा, जब वो माल चढ़ा तो उसकी लोकेशन कहलाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज के केस में क्या होगा, 14 रूल उसमें डिफाइन किए गए हैं। सर्विसेज के केस के अंदर जनरल रूल क्या कहता है कि लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड बायर, जिसको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्लेस ऑफ सर्विस कहलाएगा। मैं दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुंबई की पार्टी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो मेरे प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो गया। अगर बायर रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो उसका नॉन एड्रेस है, मेरे पास उसका एड्रेस भी मुंबई का था और रजिस्टर्ड नहीं होता, तो भी वो आईजीएसटी कहलाएगा, जिसके ब्याह पे मैं सर्विस, जिसको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है ना, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो वहां पर आर्किटेक्ट की सर्विसेज, इंटीरियर डेकोरेट की सर्विसेज, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जहां पर प्रॉपर्टी है, तो वो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो अकॉर्डिंगली आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा अगर इंटीरियर डेकोरेटर दिल्ली का है। एडमिशन टू इवेंट करते हो तो जो लोकेशन इवेंट की है वो कहलाएगी प्लेस ऑफ सर्विसेज। इस तरह से स्पेसिफिकली कुछ एरिया के लिए डिफाइन कर दिया कि किस तरह की सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। रिफंड, बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको रिफंड 90% विद इन 7 डेज मिल जाएगा ऑन प्रोविजनल बेसिस, जब आप रिफंड की एप्लीकेशन लगाओगे। वो कहते हैं कि रिफंड की एप्लीकेशन लगाओ, 7 दिनों में रिफंड ले लो, बाकी 10% जो है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा। और अगर रिफंड 2.5 लाख से कम का है, सिंपली डिक्लेरेशन जमा कराओ, पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा और रिफंड ऑर्डर विद इन 60 डेज इशू होगा। तो है ना बड़ा मेजर रिफॉर्म। डिक्लेरेशन बिल्कुल सही फाइल करनी है, अगर डिक्लेरेशन बाद में गलत पाई जाती है तो इसका रेटिंग के ऊपर असर पड़ेगा मेरे दोस्तों। ई कॉमर्स की बात करते हैं, मतलब क्या होता है ई कॉमर्स का? ई कॉमर्स का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। आजकल बहुत सारे हैं, अमेजोन और जाने कौन कौन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन कहलाता है? एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट, मॉर्गेज, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। तो बड़ा सीरियस प्रोविजन इनके ऊपर आ गया है। तो इनकी या तो सभी स्टेट के अंदर फिजिकल अपनी प्रेजेंस होनी चाहिए, या इनको रिप्रेजेंटेटिव वहां पर अपॉइंट करना पड़ेगा, या किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। अब ये बच नहीं सकते कि एक पोर्टल बनाया, इंडिया से बाहर हैं और इंडिया वाले भी नहीं बच सकते, तो ई कॉमर्स वालों को जीएसटी के नेट के अंदर ले गए हैं। तो क्या करना है ई कॉमर्स वालों को? वो खुद थोड़ी बेचते हैं, वो तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी लगा दी है दोस्तों, 1% टीसीएस काटेंगे नेट वैल्यू का उस महीने की, और 10 तारीख तक जमा करवाना है उनको, और रिटर्न भी 10 तारीख तक जमा करवानी है, जिससे कि किसी के भी पोर्टल के ऊपर जो भी बिजनेस हो रहा है तो 1% टीसीएस कट के गवर्नमेंट के पास चला गया जीएसटी के रूप में। अब जिसका 1% जीएसटी कटा है उसको तो फुल जीएसटी बाकी जमा कराना ही है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा डाटाबेस आ गया, क्योंकि ई कॉमर्स वाले तो नॉन है, बायर सप्लायर नहीं पकड़े जाते, उन्होंने सीधा ई कॉमर्स वालों को कवर कर लिया। अ मेजर रिफॉर्म इन दी ई कॉमर्स इंडस्ट्री। लास्ट स्लाइड है दोस्तों मेरी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड को लेके। अब आपको वो सारे रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करने हैं जिसके अंदर से हमें पता लग पाए कि क्या प्रोडक्शन हुई, क्या इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, यानी सेल और परचेज का रिकॉर्ड। स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर होना चाहिए, आउटपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, अब आपको साल खत्म होने के बाद ऑडिट भी करवाना है। जैसे इनकम टैक्स में सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट होता है ना, वैसे जीएसटी के अंदर भी 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करवाना है। पेनल्टी, सीरियस पेनल्टी के प्रोविजन है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो गुड्स को भी रिटेन कर सकते हैं और उसके ऊपर उतना टैक्स और पेनल्टी लगाएंगे। अब कितने समय तक रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं हमें 72 मंथ तक रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि कम से कम 6 साल के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो दोस्तों ये मैंने ब्रीफ में आपसे शेयर किया कि जीएसटी
क्या है और उसका किस तरह से इम्पैक्ट आना है। आप मेरे मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं या आप मेरी ईमेल आईडी के ऊपर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। आई विल बी गेट इन टच विद यू और फर्दर इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर आप मुझसे शेयर करना चाहें तो वी हैव डिटेल्ड 15 hours recording and our implementation plan and due diligence checklist plan. So I will be very happy to share all my working with you. Thank you very much for watching my video and for your patience listening. Thank you very much.